नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूपी संगम भाई एमडी क्लास पर। मैं परम सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम क्या है साथियों, समास। और यूपीएससी के एग्जाम में समास से अक्सर प्रश्न आए हुए हैं, तो इसलिए समास कितना महत्वपूर्ण है ये आप समझ सकते हैं। तो आइए समझते हैं मात्र 10 मिनट के इस एपिसोड में कि समास की बात करें साथियों। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कहते हैं सर संक्षिप्त रूप होता है जिसका विलोम शब्द क्या होता है साथियों? व्यास होता है। अगर परिभाषा की बात करें, कहते हैं दो या दो से अधिक पदों का संक्षिप्त रूप क्या कहलाता है? समास कहलाता है। इसमें क्या होता है? पहला पद साथियों, पहले पद को ही पूर्व पद कहा जाता है और अंतिम पद को उत्तर पद कहते हैं। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए समास में मुख्यतः कितने पद होते हैं, कहेंगे सर 2 पद होते हैं। ये पहला पद पूर्व पद कहलाता है, दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है, जिसको अंतिम पद भी कहा जाता है। भेद की बात करें साथियों, इसके भेद कितने होते हैं? 6 होते हैं। कितने भेद होते हैं भाई? इसके 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होता है? अव्ययी भाव समास होता है, तत्पुरुष समास होता है, कर्मधारय होता है, द्विगु होता है, द्वंद्व होता है और क्या होता है साथियों? बहुब्रीहि समास होते हैं। ये 6 भेद होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, एक एक समास को समझते हैं। जैसे बात करें साथियों किसके बारे में? अव्ययी भाव समास के बारे में। किसके बारे में भाई? अव्ययी भाव समास के बारे में। तो इसका पूर्व पद कहते हैं सर, इसका पूर्व पद प्रधान या मुख्य होता है, जबकि उत्तर पद की बात करें साथियों गौड़ होता है। और अगर कहा जाए अव्यय पद तो अव्यय पद प्रधान होता है। परिभाषा बन जाती है कि जिस समास का पूर्व पद या अव्यय पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं साथियों? अव्ययी भाव समास कहते हैं। सवाल आता है सर पहचानते कैसे हैं? पहचान के लिए देखिए भैया, अगर किसी भी शब्द के पहले उपसर्ग लगा हो तो उसमें अव्ययी भाव समास हो सकता है, लेकिन ध्यान रहे वह उपसर्ग किसी शब्द के साथ जुड़कर अव्यय का निर्माण करता हो तभी। अगर वो विशेषता बताने का काम करता है तो वो अव्ययी भाव समास के रूप में नहीं जाएगा, गलत करवा देगा। जैसे अगर हम बात करें साथियों सुविचार की, सुविचार, विचार के पहले क्या आया साथियों? सु आया। तो सु क्या है? यहां पर अच्छा का बोध करा रहा है, अच्छा विचार को सुविचार कहते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास होगा, न कि अव्ययी भाव समास होगा। पता चला कि भैया आप उपसर्ग को रट्टा मारे बैठे हैं और गलती कर बैठे हैं, इसलिए ध्यान जरूर रखिएगा। तो यहां पर देखिए आजीवन है, प्रतिदिन है, भरपेट है, बेहिसाब है, इन सब में कौन समास कहेंगे सर? अव्ययी भाव समास है। अव्यय शब्द की बात करें, कोई भी अव्यय शब्द दिया हो तो उसमें अव्ययी भाव समास हो जाएगा। यथाशक्ति है, सरासर है, फटाफट है, भली भांति है, ध्यानपूर्वक, सब में अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अगर कोई द्विरुक्ति शब्द, द्विरुक्ति शब्द का मतलब होता है एक जैसे 2 शब्द आ रहे हो और योजक चिन्ह के साथ हो या बिना योजक चिन्ह के हो तो भी उसमें कौन समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास होगा। जैसे देखिए पल पल है, धीरे धीरे है, हाथों हाथ है, रातों रात है, इन सब में कौन समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। तो आप समझ सकते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि दिन दिन में कौन समास है, कहेंगे सर अव्ययी भाव समास है। भाई भाई में कौन समास है? अव्ययी भाव समास है। ठीक है, आगे देखिए बात करें साथियों तत्पुरुष समास के बारे में। तत्पुरुष समास क्या होता है भाई? तत्पुरुष समास की बात करें साथियों, इसके परिभाषा होती है कि जिस समास का पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान या मुख्य हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। लेकिन एक परिभाषा और होती है साथियों कि जिस समास का पूर्व पद की विभक्ति का लोप हो उसे भी क्या कहते हैं साथियों? तत्पुरुष समास कहते हैं। और इसके भेद कितने होते? कहेंगे सर 6 होते। किसके आधार पर भैया? कारक के आधार पर। ठीक है, नाम सुन लीजिए, कर्म तत्पुरुष है, और कौन सा है भैया? कर्ण तत्पुरुष है, अपादान तत्पुरुष है, संप्रदान तत्पुरुष है, संबंध तत्पुरुष है और अधिकरण तत्पुरुष है। यही है इसके 6 भेद। पहचान कैसे करते साथियों? समास विग्रह करके इसकी पहचान निकाली जाती है। जब आप समास विग्रह करोगे, पूर्व पद आएगा और उत्तर पद रहेगा, उसके बीच में क्या रहेगी भैया? विभक्ति जरूर रहेगी। अगर समास विग्रह करने पर किसी कारक की विभक्ति आती है तो उसमें कौन सा समास हो जाता है? तत्पुरुष समास हो जाता है। ठीक है, जैसे आप जो लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। जैसे लिखा है भैया शरणागत है ना, शरणागत है, या लिखा है साथियों रोगग्रस्त है। अगर मान लीजिए रोगग्रस्त का हम समास विग्रह करें तो हम कहते हैं भाई रोग से ग्रस्त। तो आप देखेंगे रोग से ग्रस्त कह दिया, यहां पर देखिए क्या आया है? से आया है। दोनों पदों के मध्य कारक की विभक्ति आई, इसका मतलब इसमें कौन समास हो जाएगा? कहेंगे सर तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, अब बात करें साथियों किसके बारे में? कर्मधारय समास के बारे में। कौन से समास के बारे में भैया? कर्मधारय समास के बारे में, जिसकी परिभाषा होती है साथियों जिस समास में विशेषण विशेष्य हो या उपमान उपमेय हो उसे कौन समास कहते हैं? कर्मधारय समास। जिस समास में विशेषण विशेष या उपमान उपमेय हो उसे क्या कहते हैं साथियों? कर्मधारय समास कहते हैं। कभी कभी परिभाषा ऐसे पूछता है कि जिस समास का उत्तर पद प्रधान होते हुए भी उसमें विशेषण विशेष हो या उपमान उपमेय हो उसे कौन समास कहते हैं? तब भी बताइएगा सर कर्मधारय समास। पहचान क्या होती है साथियों? किसी भी शब्द के पहले सत परम या अध उपसर्ग आ जाए तो उसमें कौन समास होगा? कर्मधारय। जैसे सज्जन में सत उपसर्ग है, परमानंद में परम है और अधमरा में अध है।
किसी शब्द के पहले महा या रंग आ जाए तो उसमें भी कौन समास हो जाएगा साथियों, कहेंगे सर कर्मधारय समास होगा। लेकिन इसमें अपवाद भी रहेंगे भैया। अपवाद की बात करें जैसे महादेव है ना, महादेव है, महेश्वर है, तो वहां पे कौन समास हो जाएगा, कहेंगे सर बहुव्रीहि समास हो जाएगा। रंग की बात करें जैसे नीलकंठ हो गया, नीलांबर हो गया, तो भी कर्मधारय समास नहीं होगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है, महादेव महेश्वर में कौन समास हो जाएगा, बहुव्रीहि, लेकिन बाकी सब में क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। या कोई विशेषण विशेष हो भैया, विशेषण विशेष को कैसे पहचानोगे, कैसा का प्रश्न करोगे जो उत्तर मिलेगा वो विशेषण होगा, कौन का प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलेगा वो विशेष हो जाएगा। जैसे नवोढ़ा, नई है जो उढ़ा, नई का मतलब, नव का मतलब नई, उढ़ा का मतलब स्त्री। स्त्री कैसी है भैया, नई है यानी नवविवाहित है, उसे क्या कहते हैं साथियों, नवोढ़ा कहते हैं। अंधविश्वास, विश्वास कैसा, कहेंगे सर अंधा है, तो अंधा कौन है, कहेंगे सर विश्वास है, तो अंधविश्वास क्या हो जाएगा, विशेषण विशेष होगा, कौन समास हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। ऐसे ही देखा जाए उपमान उपमेय की बात करें साथियों, अगर उपमान की बात करें तो उपमान के जो शब्द होते हैं प्रकृति से संबंधित होते हैं, और उपमेय के जो शब्द होते हैं वो किससे संबंधित होते हैं भैया, शरीर से संबंधित होते हैं। ठीक है, जैसे देखिए चरण और क्या लिखा है, कमल। चरण की बात करें साथियों, चरण शरीर से संबंधित, इसका मतलब उपमेय है, और कमल प्रकृति से संबंधित, इसका मतलब उपमान हो जाएगा। तो कौन सा समास हो जाएगा, कहेंगे भाई कर्मधारय समास। कौन समास हो जाएगा, कर्मधारय। वज्रदेह में भी सेम है, मृगनयन में भी है ना। आगे देखा जाए, बात करते साथियों द्विगु समास के बारे में। द्विगु समास किसे कहते हैं भाई, द्विगु समास कहता है कि जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो और उत्तर पद विशेष या संज्ञा हो, उसे क्या कहते हैं साथियों, द्विगु समास। याद रखिएगा, फिर से सुन लीजिए, जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण और उत्तर पद क्या हो साथियों, विशेष अर्थात संज्ञा हो, उसे क्या कहते हैं भैया, द्विगु समास कहते हैं। समास विग्रह क्या होता है, कहते हैं सर पूर्व पद होता है, कामा उत्तर पद होता है, उसके बाद क्या लिखा रह जाता है भैया, समूह या समाहार। जैसे मैंने कहा कि भैया चौराहा लिखा है, तो हमने कहा सर चार राहों का समाहार, चार राहों का समाहार लिख दिया है ना, तो कौन समास हो जाएगा, कहेंगे सर द्विगु समास हो जाएगा। ऐसे ही देखो इसमें क्या होता है, संख्या दी रहती है और शब्द दिया रहता है, तिराहा, चौराहा, चवन्नी, नवरत्न, पंचतत्व, सब में कौन समास, द्विगु समास। पहला जो पद होता है वो संख्यावाची होगा, ठीक है, और दूसरा जो पद होगा वो क्या होगा, संज्ञा होगा। जैसे चौराहा में चार राह, राह क्या है, संज्ञा है। बात करें साथियों द्वंद्व समास की। द्वंद्व समास क्या होता है भाई, परिभाषा होती है जिस समास का दोनों पद क्या हो साथियों, प्रधान हो। जिस समास का दोनों पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं साथियों, द्वंद्व समास कहते हैं। पहचान देखिए, पहचान की बात करें साथियों, इसकी पहचान क्या होती है, कहते हैं सर विपरीत या पूरक या संबंधी शब्द होते हैं। दोनों जो शब्द होते हैं वो पूरक, विपरीत या संबंधित होते हैं, और प्रायः इनके मध्य क्या लगा रहता है भाई, योजक चिन्ह लगा रहता है। जैसे माता पिता, दिवा रात्र है ना, और पाप पुण्य है, घास फूस है, इस सब में कौन समास, द्वंद्व समास। ठीक, आगे देखिए अगला है साथियों बहुव्रीहि समास। एक ऐसा समास जिसको एक नजर में आपको याद हो जाएगा, बहुव्रीहि समास मतलब पर्यायवाची है ना, जहां पर्यायवाची दिख जाए। तो परिभाषा इसकी क्या होती है भैया, दोनों पद क्या होते हैं, अप्रधान होते हैं, यानी इसमें क्या होता है साथियों, तीसरा पद प्रधान होता है, और कहते हैं सर कोई पद प्रधान नहीं होता। तो कई परिभाषा बन जाती है, जिस समास का कोई पद प्रधान ना हो उसे कहते हैं सर बहुव्रीहि समास कहते हैं। जिस समास का कहते हैं सर तीसरा पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास कहते हैं। जिस समास का कोई पद प्रधान ना हो बहुव्रीहि समास है। जिस समास के दोनों पद मिलकर कोई विशेष अर्थ प्रकट करते हो बहुव्रीहि समास है। आई बात समझ में, क्लियर है। पहचान कैसे करते साथियों, योगरूढ़ शब्द। सवाल आता है सर योगरूढ़ शब्द क्या होता है, भाई देखो याद रखना, दो शब्दों के योग से बना शब्द यदि कोई विशिष्ट अर्थ प्रकट करता है या किसी देवी देवता के पर्यायवाची के बारे में बताता है तो उसे क्या कहते हैं साथियों, योगरूढ़ शब्द कहते हैं। तो जैसे मैंने कहा वीणा प्लस पाणी है, दो शब्दों का योग बनाकर एक शब्द बनाया गया जिसका नाम क्या है साथियों, वीणा पाणी। तो वीणा पाणी में कौन सा समास माना जाएगा, कहेंगे सर बहुव्रीहि समास। क्यों, क्योंकि वीणा पाणी सरस्वती जी का पर्यायवाची है। 10 प्लस आनन है, दशानन हो जाएगा। दशानन किसको कहा जाता है भैया, रावण को कहा जाता है। तो रावण जो दशानन है उसमें कौन समास हो जाएगा, कहेंगे सर बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है। चंद्रमौली दो शब्दों का योग, गजानन दो शब्दों का योग, बीड़ा पाणी दो शब्दों का योग, पंकज दो शब्दों का योग। इसका मतलब है इन सब में कौन समास है, बहुव्रीहि समास। यदि कोई पर्यायवाची शब्द भी आ जाए तो भी मान लीजिएगा बहुव्रीहि समास ही होगा। क्लियर है भाई, है ना, क्लियर है ये सब। चलिए ये हो गया हमारा भाई। तो आप आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।